हेलो 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 हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग प्रजापति, मनीष, नीतू, मनोज, रंजन। तो कुछ बच्चों के कमेंट हमारे पास में आने शुरू हो गए हैं। हम्म। आई होप कि आप सारे बहुत बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास हैं एकदम। रूपा, प्रिंस, आलोक, बादल, जय श्री राम भाई, जय श्री राम, सूरज। चलो अच्छा भाई, कल की क्लास में हम पेंडुलम पढ़ रहे थे और वो मैंने पीडीएफ पहले से आपके लिए खोल के रख ली है, ताकि ना मैं अगर उसमें कुछ जरूरत पड़े तो हम वहीं पे देख सकें। तो एक बार पहले तो मैं ये मान के पढ़ाऊंगा आज की क्लास कि आप सभी लोग कल की क्लास में उपस्थित थे या नहीं थे, तो आपने बाद में वो क्लास कंप्लीट करके आए हैं। आप ऐसे बीच में से नहीं आए ना, क्योंकि आज की क्लास में जो है वो कल की क्लास ही कंटिन्यू होगी, सेम टॉपिक चल रहा है। तो ये मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, सिंपल पेंडुलम 2 पाई अंडर रूट L/G, है ना, ये फॉर्मूला था हमारा। ये कुछ बातें आपको बताई गई थी कि इस फॉर्मूले से हमें क्या क्या पता चल रहा है कि एल क्या है, धागे की लंबाई, गोले की रेडियस, और पेंडुलम जो है इसका टाइम पीरियड मास पर डिपेंड नहीं करता है ना। इस तरह की बातें हमने क्लास में देखी थी। फिर उसके अलावा फिर हमने कुछ आपको क्वेश्चन पूछे थे। एक सबसे पहले पूछा था टपकती बाल्टी वाला, ये आपको याद होगा कि पहले टाइम पीरियड बढ़ेगा फिर घटेगा। फिर एक था ये आयरन, 1 किलो का आयरन का गोला था, 1 किलो का ही था कॉटन का, तो कॉटन गोले का साइज बड़ा होगा तो उसका टाइम पीरियड ज्यादा आएगा। यहाँ पर हमने 3 और 7 किलो के लिए थे, पर दोनों का साइज सेम तो टाइम पीरियड सेम। फिर यहाँ पे हमने लिए थे 5-5 किलो, लेकिन दोनों अलग अलग साइज के थे, इसका साइज बड़ा उसका टाइम पीरियड ज्यादा। फिर हम पेंडुलम को लेके थे मून पर, तो टाइम पीरियड अंडर रूट 6 गुना बढ़ गया था। फिर एक हमने केस पढ़ाया था कि अगर पेंडुलम को अर्थ के सेंटर पे लेके जाएं तो मोशन भी स्टार्ट नहीं करेगा, उसका टाइम पीरियड इन्फानाइट हो जाएगा। एक हमने पढ़ा था कि सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 सेकंड और उसकी लेंथ लगभग लगभग 1 मीटर के आसपास की होती है। फिर एक हमने पढ़ा था कि अगर कोई पेंडुलम किसी गाड़ी में बंधा हो और गाड़ी एक्सेलरेट कर रही हो तो जी की ओवरऑल वैल्यू बढ़ने की वजह से टाइम पीरियड घट जाएगा। यहाँ तक की बात हम कल की क्लास में कर चुके हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सारे केस याद भी होंगे ना, कोई ऐसा था भी नहीं कि आप उसे सुनो, पूरा पढ़ो और उसके बाद वो याद भी ना रहे, है ना। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। विभूति, मिहिर, नितेश, प्रजापति, खुशी, राम, सचिन, शुभम। अब इस चैप्टर के बिल्कुल हम एंड से में चल रहे हैं। एक इसमें जो पेपर में जनरली जो आता है ना पेंडुलम से, जो जर्नल साइंस में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछते हैं, वो या तो सेकंड पेंडुलम का पूछते हैं कि सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है, 2 सेकंड, या उसकी लंबाई पूछ लेते हैं लगभग लगभग 1 मीटर। एक बच्चा कह रहा है लैब असिस्टेंट के लिए सफिशिएंट है क्या? देखो, लैब असिस्टेंट के हिसाब से तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ इसमें, पर ये मान के चलो कि लैब असिस्टेंट का भी आपका 60% के आसपास कवर हो जाएगा, क्योंकि लैब असिस्टेंट का टेक्निकल होता है, उसमें थोड़ा सा 12th लेवल का भी और इवन कुछ बेसिक के भी टॉपिक पूछ लेता है वो। तो लैब असिस्टेंट का केवल वही बच्चा फॉर्म भर सकता है जिसने बीएससी की हो, है ना, जो पूरा प्रॉपर साइंस बैकग्राउंड का ही बच्चा है। तो लैब असिस्टेंट वालों को हेल्प मिलेगी, पर पूर्ण रूप से लैब असिस्टेंट वाले बच्चों के लिए है ये बैच, ये मैं नहीं कहूंगा, है ना। क्योंकि अगर हम लैब असिस्टेंट का हम लेवल उठाएंगे तो फिर बाकी बच्चों का नुकसान हो जाएगा, कि और बाकी पेपर में उस लेवल तक का नहीं आता। तो जो हम बता रहे हैं, अगर कम से कम अगर आपको इतना लेवल है जो मैं बता रहा हूँ, आपको सारी बातें आती हैं, तो फिर तो बढ़िया। अगर आपको ये इतना भी नहीं आता जो मैं बता रहा हूँ, उसमें भी आपको कुछ नया लग रहा है, तो कम से कम पहले तो इतना लेवल अपना बनाओ, इतना तो कर ही लो कम से कम। चलो, बाकी जो मैं क्लास में कराऊंगा वो कर लेना, जो बाकी आपको थोड़ा बहुत 12th का या ग्रेजुएशन का अपना याद होगा वो आपकी हेल्प करेगा। तो इसमें बेटा एक क्वेश्चन आता है जो नॉर्मली आता है पेपर में, मैंने कहा कि तो सेकंड पेंडुलम से पूछता है झूले वाले केस से, कि एक बच्चा झूले पे बैठ के झूल रहा है, अगर वो झूलते झूलते झूले के ऊपर खड़ा हो जाए तो झूले का जो स्पीड है वो बढ़ेगी या घटेगी, क्या होगा। एक बच्चा झूले पे झूल रहा है, उसके बगल में आके एक और बैठ जाए तो क्या होगा। तो अब इस बार हम क्लास में हम ये स्विंग वाला झूले वाला केस देखेंगे। यहाँ देखो, ये मान लो बेटा कोई ऐसा झूला है ये, ठीक है, और इसके ऊपर एक बच्चा बैठा हुआ है। ठीक। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो बच्चा झूले में बैठा हुआ था,
ये झूले पे बड़े आराम से बैठ के झूल रहा था। तो जब ये झूल रहा था तो मान लो कि जो उसका टाइम पीरियड था झूले का, ये झूला एक चक्कर मान लो कि टी समय के अंदर पूरा कर रहा था। टी की वैल्यू आप मन में कुछ भी मान सकते हैं, 2 सेकंड, 2.5 सेकंड, 3 सेकंड, कल की क्लास की तरह। तो इस बच्चे को एक ऑसिलेशन, एक दोलन पूर्ण करने में जो समय लग रहा था वो था टी समय। अरे ये बच्चा झूलते झूलते झूले के ऊपर जाके खड़ा हो जाए तो जो टाइम पीरियड है, ऑसिलेशन का जो समय है, वो बढ़ेगा घटेगा कि सेम रहेगा, ये आपको बताना है। अगर कोई बच्चा झूलते झूलते झूले के ऊपर जाके खड़ा हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, ये आपको बताना है। टाइम पीरियड पर टाइम पीरियड बढ़ता है घटता है कि सेम रहता है। अंकिता गजाला, पूरे तुम 4-5 मिनट लेट हो दोनों। समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ना। बताओ, ये एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे। हम्म कुछ हमारे पास आंसर आ रहे हैं। जितने बच्चे कह रहे हैं कि टाइम पीरियड घटेगा, उनका सही है। जो बढ़ेगा बता रहे हैं सेम बता रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ सीखा नहीं है कल की क्लास से। भाई एक बात समझो, अगर आप इस केस को हटा भी दो भी फिलहाल से अपने दिमाग से, अगर आप ऐसे ही कनेक्ट करके देखो, आपने एक्सपीरियंस से अपने, आप एक झूले पे बैठे हैं, झूले बैठ के आप झूल रहे हैं, अगर आप झूले पे जाकर खड़े हो जाते हो ना तो झूले की स्पीड बहुत बढ़ जाती है, झूला फटाफट चक्कर पूरे करता है फटाफट। यानी उसका जो टाइम, भाई झूले की स्पीड बढ़ने का मतलब क्या है कि वो जल्दी जल्दी चक्कर पूरे कर रहा है, यानी कि उसका टाइम पीरियड घट गया। यानी जो काम वो पहले 2 सेकंड में कर रहा था अब मान लो 1 सेकंड में ही कर रहा है, तो झूले की स्पीड बढ़ेगी। जितना कम समय लगेगा उतनी स्पीड ज्यादा होगी। अगर कोई बच्चा झूले पे झूलते झूलते उसके ऊपर खड़ा हो जाए ना, बहुत स्पीड बढ़ जाती है, तो हम कंफर्टेबल फील नहीं करते इतना। समझ रहे बात को। अब इसी बात को हम थोड़ा सा यहाँ समझते हैं एक्सप्लेनेशन से। ये झूला पे बच्चे खड़ा हो गया यहाँ पे जाके, देखो जब बेटा ये बच्चा झूले पे बैठा हुआ था तो इसका सेंटर कहाँ था, बिल्कुल बॉडी के बीचों बीच, है ना, बिल्कुल बॉडी के बीच में था। अब यानी कि उस समय झूले की जो ये बिल्कुल बॉडी के बीच बीच में, यानी कि उस समय जो झूले की जो लंबाई थी पेंडुलम की, वो जहां से हम बांधते हैं धागा, वो सेंटर तक की लंबाई होती है। अब यहाँ पर जो बच्चा ही है इसे हम एक गोला मान रहे हैं, लेकिन जैसे बच्चा झूले के ऊपर जाके खड़ा हो जाएगा तो जो सेंटर है इसकी बॉडी का वो ऊपर पहुंच जाएगा। यानी कि अब ये जो पेंडुलम जो बना हमारा, इसकी लंबाई घट गई पहले से। अब सोचो ना, जैसे मान लो कि जब बच्चा झूले में बैठा हुआ था तो सेंटर उसका नाभि नीचे थी, पूरी बॉडी का सेंटर, जैसे खड़ा हो जाएगा तो जो सेंटर यहाँ था सेंटर ऊपर पहुंच गया। तो सेंटर से हम लंबाई नाप रहे थे, कल की क्लास में हमने बताया था पेंडुलम की लंबाई कहां से नापी जाती है, जहां से धागा बांधते हैं सेंटर तक की लंबाई। तो पहले लेंथ इतनी ज्यादा थी, अभी लेंथ घट गई, तो जैसे लंबाई घटेगी तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G। तो जैसे एल की वैल्यू घटेगी तो टाइम पीरियड घट जाएगा। तो टाइम पीरियड घटने का मतलब ही हमने कल पढ़ा था कि जो काम अगर 3 सेकंड में हो रहा है, अगर वही काम 1 सेकंड में हो जाए तो टाइम कम लेने का मतलब है कि झूले की स्पीड बढ़ जाना। तो पेपर में आपसे ये भी पूछ सकता है कि स्पीड पर क्या फर्क पड़ेगा, तो बोलेंगे बढ़ेगी। टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा, यानी कि टाइम पीरियड घटेगा। जब भी समय कम लगेगा स्पीड बढ़ेगी। एक बार ये भी पूछा उसने कि एक बच्चा झूले पे खड़ा हुआ है, झूले बैठा हुआ है, और अगर बैठे बैठे झूले पे जाकर खड़ा हो जाए तो जो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है, जो दोलन की आवृत्ति है, वो क्या होगी। भाई फ्रीक्वेंसी भी तो बढ़ेगी। भाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि 1 सेकंड में कितने दोलन आप पूर्ण कर रहे हैं। तो मान लो कि आप जैसे पहले ऐसे चक्कर लगा रहे थे, तो मान लो कि पहले आप 1 सेकंड में एक ही चक्कर पूरा कर रहे थे, अब झूले की स्पीड बढ़ गई, हो सकता है कि आप 1 सेकंड में 1.5 या 2 चक्कर पूरे कर लो। तो फ्रीक्वेंसी पूछेगा वो भी बढ़ेगी, स्पीड पूछेगा वो भी बढ़ेगी, क्योंकि टाइम पीरियड पूछेगा तो घटेगा। टाइम कम लेने का मतलब ये है कि जो काम पहले 3 सेकंड में हो रहा था वही काम आप 1.5 सेकंड में कर रहे हो, या 1 में कर रहे हो, या आधे में कर रहे हो। तो टाइम पीरियड कम, स्पीड बढ़ेगी। और फ्रीक्वेंसी आवृत्ति पूछेगा तो उसे हम बोलेंगे वो भी क्या होगी, बढ़ेगी, आवृत्ति।
फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, स्पीड बढ़ गई, टाइम पीरियड घट गया, है ना। ये केस अब में याद रखना है, इंपॉर्टेंट केस में आता है ये लेटेस्ट राजस्थान के किसी पेपर में आया था अभी कुछ महीने पहले, है ना। इससे अलावा भी अलग अलग पेपरों में आ चुका है, पेपर्स में, ठीक है। एक इसमें झूले वाले केस में केस और आता है। ये कोई बच्चा झूले बैठा हुआ था, और ये जब अकेला बैठ के झूल रहा था झूले पे, बड़ा उदास से बैठा हुआ अकेले अकेले झूल रहा है, तो जो ओसिलेशन का जो जो एक चक्कर का समय है, जो एक दोलन का समय है, वो था टी, यानी कि इसका जो टाइम पीरियड है, आवर्तकाल है, वो टी है। ये एक ओसिलेशन टी समय के अंदर पूरा कर रहा था। अब इस बच्चे के बगल में आके एक बच्चा और बैठ गया। अगर इसके बगल में आके एक बच्चा और बैठ जाए, तब आपको बताना है कि जो टाइम पीरियड है, चक्कर लगाने का जो समय है, वो बढ़ेगा, घटेगा कि सेम रहेगा। अगर कोई बच्चा झूले पे बैठा हो, उसके बगल में आके एक बच्चा और बैठ जाए, तो आपको बताना है कि क्या फर्क पड़ेगा टाइम पीरियड पे, आवर्तकाल पे। सब बताएंगे, ऋचा, प्रिया, रंजन, बीबी नायडू, मनीष, मनोज, सब करो। मनीष, मनोज का, बादल का सबसे पहला है। इस बार देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा टाइम पीरियड पे, क्योंकि जब बेटा ये बच्चा बैठा हुआ है, तो यहां से धागा बंधा हुआ है, सेंटर यहाँ पे है ना। जो बच्चा बगल में आके बैठेगा, तो उसका सेंटर भी बॉडी के बीचों बीच ही होगा, यानी कि जो 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 लेंथ है पेंडुलम की, वो ना तो बढ़ेगी ना घटेगी, यानी कि लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो टाइम पीरियड पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो स्पीड पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्पीड पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना ही फ्रीक्वेंसी, आवर्ती पे कोई फर्क पड़ेगा। तो यानी कि अगर कोई बच्चा झूले में बैठ के झूल रहा हो और उसके बगल में आके एक और बैठ जाए, तो भाई केवल मास, द्रव्यमानी तो बढ़ता है। भाई एक 50 किलो का बच्चा था, एक और आगे 50, टोटल 100 किलो हो गया। और कल हमने पढ़ा था कि टाइम पीरियड पे मास का कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला था, हमने चेक किया था कि इस टाइम पीरियड के फॉर्मूले में कहीं पर एम तो है ही नहीं। तो अगर कोई बच्चा, आपने देखा भी होगा, आप कभी किसी झूले बैठे हैं, वो झूला जैसे चल रहा है, अपने एक दोस्त को और बैठा लो, बिल्कुल वैसे वैसे झूल सकते हो आप उसके ऊपर। बस आपको ध्यान रखना है कि उस झूले की रस्सी इतनी मजबूत है कि दो का वजन झेल सके, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो केवल दूसरे बच्चे के आने से ओवरऑल मास इंक्रीज कर रहा है, और मास तो हमारे फॉर्मूले में है ही नहीं। और एक बच्चा अगर झूले बैठा हुआ है, अगर वो एक चक्कर 1 सेकंड में पूरा कर रहा है, दूसरा बगल में बैठाने के बाद भी बिल्कुल वैसे का वैसे ही, एक उसका झूला जैसे चल रहा था वैसा का वैसे ही चलता रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पेपर में ध्यान रखेंगे एक ये झूले वाला केस भी, ठीक है। तो हमारे पास में पेंडुलम के जो कुछ फेमस फेमस केस हैं जो आज तक पूछे गए हैं, उनमें एक तो किसी पेंडुलम को मून पर लेके गए, तो टाइम पीरियड कितने बढ़ता है, √6 गुना। इस बात को दिमाग में रखना। पेंडुलम को अर्थ के सेंटर पे लेके गए, तो टाइम पीरियड अनंत हो जाएगा। टाइम पीरियड अनंत होने का मतलब यह कि वो बिल्कुल भी मोशन नहीं करेगा, जैसा पेंडुलम लेके गए सेंटर पे वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा। वो 2 केस, सेकंड पेंडुलम वाला केस, तीसरा और चौथा केस कौन सा याद रखना आपको, ये झूले वाला। ये 4 केस तो बिल्कुल हमें याद रखनी है। और एक छोटा मोटा क्या याद रखना है कि पेंडुलम से हमारे से क्या पूछ सकता है कि एक गोला 3 किलो, अगला 5 किलो, अगर दोनों सेम साइज के हैं तो दोनों का टाइम पीरियड सेम ही होगा, और दोनों है 2-2 किलो के, पर साइज अलग अलग है, तो जिसका साइज बड़ा उसका टाइम पीरियड ज्यादा। ये हमने कल क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब किसी कुछ पूछना है तो मुझे बताओ। अब बस मुझे लास्ट में आपको ये बताना है, हाँ, एक ये कि कोई पेंडुलम जो होता है ना, पेंडुलम जो क्लॉक होती है, वो किस मौसम में फास्ट होंगी, किस में स्लो पड़ जाएंगी, वो देखेंगे थोड़ा सा। और फिर एक देखेंगे जब पेंडुलम मोशन कर रहा होता है तो किस किस पॉइंट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होती है, और कहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो एक लास्ट वैरायटी हमारे पास ये बचेगी। तो यहां पर आई होप कि सबको केस सारे याद हो गए होंगे। देखो भाई, हम सब ये जानते हैं कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π√L/g। ठीक। अब देखो गर्मियों में क्या होता है, समर में टेम्परेचर की वजह से, गर्मी की वजह से थर्मल एक्सपेंशन होता है ना। थर्मल एक्सपेंशन होता है, चीजें एक्सपेंड करती हैं। तो जो पेंडुलम क्लॉक होती है, जैसे चलती रहती है, पेंडुलम घड़ियां जो होती हैं, तो गर्मियों में हीट की वजह से उनकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो जो पेंडुलम क्लॉक है, अगर उसकी लेंथ बढ़ेगी
तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब ये है कि अगर वो जो पेंडुलम क्लॉक थी, अगर मान लो कि एक ऑसिलेशन 1 सेकंड में पूरा कर रही थी, तो उसका टाइम पीरियड बढ़ गया, यानी कि वो 1 सेकंड से अधिक समय लेगी। यानी जो पेंडुलम क्लॉक है, अगर उसका एक ऑसिलेशन अब एक की जगह एक से अधिक समय लेगी, टाइम अधिक लेने वाला वो स्लो पड़ जाएगी, सुस्त हो जाएगी। तो पेंडुलम जो क्लॉक होती हैं गर्मियों में, इनकी लेंथ एक्सपेंड होने की वजह से इनका टाइम पीरियड बढ़ जाता है, यानी कि स्लो पड़ जाती है, सुस्त। लेकिन सर्दियों में क्या होता है, ये जो पेंडुलम क्लॉक होती है इनकी लेंथ घट जाएगी, सिकुड़ जाएंगी, तो टाइम पीरियड घटेगा। टाइम पीरियड घटने का मतलब है कि क्या हो जाएंगी, फास्ट। यानी कि इंसानों से बिल्कुल ठीक उल्टा काम हो रहा है यहाँ पे। देखो, हम जो इंसान है, हम सर्दियों में सुस्त पड़ते हैं, लेकिन पेंडुलम क्लॉक सर्दियों में फास्ट होती हैं। और हम गर्मियों में, थोड़ा गर्मी रहती है तो थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहते हैं, ये गर्मियों में सुस्त पड़ती हैं। तो आप इसे याद रखना कि इंसान से उल्टा नेचर रहेगा, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन की वजह से गर्मियों में लेंथ क्या होती है, बढ़ती है, टेम्परेचर डाउन हो, सर्दियों की वजह से लेंथ सिकुड़ जाती है। तो जब लेंथ कम होगी सर्दियों में, तो टाइम पीरियड घटेगा, यानी कि जो काम 1 सेकंड में होना था वो काम 1 सेकंड से पहले ही हो जाएगा, यानी कि पेंडुलम क्लॉक फास्ट हो जाएंगी। गर्मियों में लेंथ इंक्रीज हो जाएंगी, जो काम 1 सेकंड में होना था एक से अधिक समय में होगा वो। ठीक है। लीकेज बकेट पूरा कल की क्लास में 15 मिनट बताया मनोज, उस क्लास को मैं शुरू में से दोबारा देख लेना। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे हम आगे। एक ही चीज बार बार रिपीट से भाई कोई फायदा नहीं है, वो आप उसे दोबारा देख लेना, बिल्कुल समझ में आएगा। कम से कम 4 बार रिपीट किया मैंने कल की क्लास में उसे। अब केवल तुम्हें पूछने के लिए ही पूछना है तो बात अलग है, वरना ऐसा कुछ है नहीं उसमें कि जो बताने के बाद में समझ में ना आए, है ना। तो कोशिश करना, अपनी तरफ से नहीं आएगा तो मुझे कल बताना फिर, पर प्रयास करना ईमानदारी से। देखो बेटा, हमारा पेंडुलम था ये, हमने इसे हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ा, ये मैं ज्यादा दिखा दिया समझाने के लिए आपको, हल्का सा डिस्प्लेस करते हैं बस, हल्का डिस्प्लेस करके छोड़ा तो ये ऐसे ऐसे कर रहा है ना। अब ये देखो, ये पेंडुलम हमारा क्या करेगा, एक तरफ जाएगा 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 जाएगा, एक हाइट तक ही जाएगा ऊपर, फिर क्या हो जाएगा, इसकी पॉइंट पे स्पीड 0 हो जाएगी, फिर वापस भागता हुआ आएगा, फिर इसकी स्पीड बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, यहाँ पे मैक्सिमम होगी, फिर स्पीड घटेगी 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 घटेगी, इस एंड पे फिर 0 हो जाएगी, फिर वापस आएगा। यानी जो इसके एक्सट्रीम पॉइंट हैं वहां पर पेंडुलम की स्पीड 0 हो जाती होगी, तभी तो पेंडुलम वहां पर एक मोमेंटरी, एक क्षण के लिए रुक कर वापस आना शुरू कर देता है। यानी जो एक्सट्रीम पॉइंट है या एंड पॉइंट है पेंडुलम के, जो एंड पॉइंट है, एक एंड पॉइंट तो ये हो गया पेंडुलम का, एक अंतिम बिंदु ये हो गया जहां तक मैक्सिमम ये पेंडुलम जा सकता है ना। यहाँ पे एक मोमेंटरली, एक क्षण के लिए वो रुक कर फिर वापस आना शुरू कर देता है वो। ठीक। अब ये जो एंड पॉइंट है, यहाँ पर इस पेंडुलम की स्पीड हो जाती है 0, तो यहां पर भी कितनी हो जाएगी, 0। ठीक। अब यहां से क्या कर रहा है वो, देखो अभी पेंडुलम बेटा ये ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, यहाँ पे रुकेगा, फिर ये वापस आएगा भागते हुए। तो ये जो मीन पोजीशन है, जो मीन पोजीशन है इसकी सबसे ज्यादा, ये मैक्सिमम स्पीड इसकी यहाँ पे होती है पेंडुलम की। अब रिकॉर्ड देख, तो कल की क्लास देख लो भाई, रिकॉर्ड बता रखा है कितने टॉपिक बचे हैं क्या है। अभी ये यहाँ पे ऐसे जा रहा है, यहाँ पे इसकी स्पीड एंड पॉइंट पे 0, अब ये भागते हुए आएगा भागते हुए आएगा भागते हुए आएगा, जो मीन पोजीशन है सबसे तेज यहाँ पे होता है पेंडुलम, और फिर यहाँ से फिर इसकी स्पीड घटते 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 यहाँ 0 हो जाएगी। तो जो मीन पोजीशन पे स्पीड होती है मैक्सिमम, सबसे जो तेज भागता है वो ये भागता है यहाँ पे, मैक्सिमम स्पीड होगी यहाँ। तो आई होप कि इतना तो आप समझ ही पा रहे होंगे, जब कोई पेंडुलम ऐसे ऐसे कर रहा है तो ये वापस क्यों आ रहा है, यहाँ पे इसकी स्पीड 0 हो गई, फिर वापस भागते हुआ रहा है, यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम, फिर स्पीड घटते घटते यहाँ 0 हो जाएगी, फिर वापस आएगा, फिर यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम घट के यहाँ फिर 0। ये पेंडुलम ऐसे ऐसे कर रहा है, तो सबसे फास्ट, अगर सबसे तेज गति उसकी कहीं पर है तो बिल्कुल ठीक उसकी मीन पोजीशन पे है,
उसकी माध्य अवस्था में उसकी स्पीड ज्यादा है, और जो एक्सट्रीम पॉइंट है या एंड पॉइंट है, जो अंतिम बिंदु है, वहां पे स्पीड क्या है, जीरो। अब आप सभी को पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर। अगर यहाँ पे स्पीड जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, जीरो। और काइनेटिक एनर्जी सबसे कम जो हो सकती है वो जीरो ही हो सकती है, यानी काइनेटिक एनर्जी की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कहां पर आएगी, एंड पॉइंट पर। काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि किसी वस्तु का मास ना तो कभी निगेटिव होगा, अगर स्पीड का स्क्वायर करेंगे तो निगेटिव वैल्यू भी, अगर वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसकी सबसे कम वैल्यू हो सकती है जीरो। तो कोई पेंडुलम मोशन कर रहा होता है तो एंड पॉइंट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है, लेकिन जब ये एंड पॉइंट पर पहुंचेगा तो उसकी हाइट लगातार बढ़ रही है, 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 बढ़ रही है। तो सबसे मैक्सिमम हाइट जो है इसके सेंटर की, वो कहां पर है, इस पेंडुलम की मैक्सिमम हाइट एंड पॉइंट पर। और आपको पता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, घूरते हुए स्थितिज ऊर्जा मैंने आपको लिखवाई थी mgh। तो जहां पर हाइट मैक्सिमम होगी वहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एंड पॉइंट पर क्या होगी, मैक्सिमम। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि जहां पर एक एनर्जी मिनिमम होती है वहां पर दूसरी एनर्जी मैक्सिमम होती है। हमने पढ़ा था कि ना तो एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय, एक एनर्जी को हम दूसरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब एक्चुअल में जब पेंडुलम ऐसे जा रहा था ऊपर तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी लगातार बढ़ रही थी, बढ़ रही थी, बढ़ रही, बढ़ रही थी। कहां से आई है, तो जब ये ऊपर की तरफ जा रहा था इसकी पोटेंशियल एनर्जी लगातार इंक्रीज कर रही है, एंड पॉइंट पर हो गई मैक्सिमम। लेकिन जब ये ऊपर जा रहा था इसकी स्पीड भी तो लगातार घट रही थी और एंड पॉइंट पर तो स्पीड जीरो ही होगी। यानी एक्चुअल में जितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही थी ठीक उतनी ही इसकी काइनेटिक एनर्जी घट रही थी। तो यहां पर इसकी स्पीड मैक्सिमम थी तो यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रही होगी, और यहां काइनेटिक एनर्जी हो गई जीरो। तो सारी की सारी जो काइनेटिक एनर्जी इसकी है वो किस में बदल गई, पोटेंशियल एनर्जी में बदल गई। तो जब भी कोई पेंडुलम मोशन कर रहा होता है तो जो एंड पॉइंट होते हैं वहां पर इसकी गतिज ऊर्जा होती है मिनिमम। तो अगर ये एनर्जी मिनिमम है तो यानी सारी की सारी किस्म बदल चुकी होगी पोटेंशियल में, तो पोटेंशियल कैसी होगी, मैक्सिमम। दूसरा, ये भी एंड पॉइंट है, अगर यहाँ पे स्पीड जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी होगी जीरो यानी कि मिनिमम, और पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, मैक्सिमम, सबसे अधिक। तो एंड पॉइंट्स पर पेंडुलम की हाइट लगातार इंक्रीज करती है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम बनेगी एंड पॉइंट पर, जबकि काइनेटिक एनर्जी जो बनेगी वो बनेगी जीरो होने की वजह से मिनिमम। लेकिन मीन पोजीशन पर v मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, तो जहां v मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। जब ये वापस आ रहा होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी लगातार घट रही होगी, तो सारी की सारी पोटेंशियल काइनेटिक में बदल चुकी है। यानी जहां पर एक एनर्जी मैक्सिमम है तो दूसरी मिनिमम होगी, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी होगी मिनिमम। अगर आप हाइट ठीक यहीं से नाप रहे हैं, इसी लाइन से, डॉटेड लाइन से ही, तो पोटेंशियल जीरो ही हो जाएगी, है ना। तो सबसे कम पोटेंशियल कहां पर होगी, मेन पोजीशन पर, लेकिन काइनेटिक यहां पर होगी मैक्सिमम। ठीक। अच्छा, दूसरी चीज, एक कई बार हमें सोचते हैं कि जब ये पेंडुलम यहाँ पे गया इसकी स्पीड जीरो हो गई तो वापस आ क्यों रहा है ये, देखो उसकी देखो वजह पता क्या है। तो मान लो कि हमारे पास में पेंडुलम है ये, इसमें हल्का सा डिस्प्लेस किया हुआ है ये, अब आप सभी जानते हैं बेटा कि किसी वस्तु का वेट जो होता है वो mg, वो तो हमेशा नीचे की तरफ काम करता है। अगर मैं किसी वस्तु को ऐसे फ्रीली छोड़ दूं तो कोई वस्तु अपने वेट, अपने भार की वजह से नीचे आती है। अब यहाँ पे एक चीज को देखो, ये जो मेरे पास पेंडुलम था इसका वेट mg नीचे की तरफ काम कर रहा है। ये हमारे पास धागा है, इसे मैंने थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दिया आगे की तरफ। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या बनेगा, थीटा। इसी लाइन पर एक लाइन आपने खींच दी और इस पर खींच दी, दोनों एंगल सेम होंगे। तो mg के साथ वाला कंपोनेंट मैंने आपको बताया था क्या होता है, थीटा कंपोनेंट। अगर ये mg है तो ये वो बनेगा mg कोस थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, ये mg साइन थीटा। भाई प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाते समय आपको बताया था ना मैंने कि अगर कोई चीज थीटा एंगल पर है तो आप उसे दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, ये हमने पढ़ चुके हैं पहले हम। तो ये यहाँ पे जो पेंडुलम है, इस पेंडुलम का वेट mg कहाँ पे काम कर रहा है, नीचे की तरफ को, और इस mg का ये वाला जो कंपोनेंट है ये क्या होगा, mg कोस थीटा, और ये वाला होगा mg साइन थीटा। तो इस mg कोस थीटा की वजह से, क्योंकि ये इस mg कोस थीटा की वजह से तो इस धागे में तनाव, टेंशन पैदा होगा। भाई जो धागा आपने, अगर बिल्कुल धागा ऐसे ही है, आपने पत्थर बांध दिया तो उसका वेट mg नीचे काम कर रहा है, तो इस पॉइंट पर तो क्या होगा भाई, mg नीचे काम कर रहा है तो जो टेंशन होगी वो ठीक mg के बराबर होगी। लेकिन जब मैं इसे थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करूंगा तो इस mg कोस थीटा की वजह से तो उस धागे में तनाव पैदा होगा, टेंशन, खिंचाव। लेकिन ये जो mg कोस थीटा है ना, सॉरी mg जो साइन थीटा है, ये पेंडुलम को वापस लेके आता है।
यानी जो आपका पेंडुलम जो वापस आ रहा होता है वो क्यों आ रहा होता है, क्योंकि mg sin थीटा जो है, यानी वेट का, भार का, जो पेंडुलम का वेट है, उस वेट का एक हिस्सा mg sin थीटा उसे वापस लेके आएगा। तो इस वजह से फिर वापस आ जाता है। नहीं तो भाई जब पेंडुलम ऐसे कर रहा है, इसकी स्पीड 0 हो गई, तो हमने पढ़ा कि कोई चीज ना तो खुद से चल सकती है, ना खुद से रुक सकती है, ना खुद से डायरेक्शन बदल सकती है, तो उसकी स्टेट तो केवल फोर्स ही बदल सकता है। तो वेट एक फोर्स ही तो बताया था मैंने आपको, mg एक फोर्स है जो धरती हमारे ऊपर लगाती है। तो इस वेट का एक कंपोनेंट mg sin थीटा की वजह से ये पेंडुलम वापस आने लगता है। अब एक चीज बताओ मुझे कि भाई जैसे जैसे आपको पता है, आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो साइन थीटा भी बढ़ता है। साइन 0 की वैल्यू 0 है, साइन 30 हाफ है, लेकिन साइन 90 1 है, तो थीटा बढ़ेगा तो साइन की वैल्यू बढ़ेगी। यानी जैसे जैसे आपका पेंडुलम दूर जाएगा तो जो इसे वापस लेके आ रहा है mg sin थीटा, तो थीटा बढ़ने से mg sin थीटा भी बढ़ेगा। यानी सबसे ज्यादा जो फोर्स लगेगा पेंडुलम पर, वो सबसे ज्यादा फोर्स किधर की तरफ कब लगता है, जब वो एक्सट्रीम पॉइंट पर होता है। तो एक्सट्रीम पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, और सबसे ज्यादा जो फोर्स है पेंडुलम पर वो भी मैक्सिमम सेंटर की तरफ को जो वापस खींच के लेके आ रहा है। फोर्स भी सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहां पर लगेगा, एंड पॉइंट पर। तो यहां पर भी फोर्स का लगेगा सबसे ज्यादा मैक्सिमम फोर्स जो लगेगा वो एंड पॉइंट पर। और आपको पता है कि F इजगल टू होता है m में, तो यहां पर फोर्स ज्यादा तो वहां पर एक्सेलरेशन भी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा जिसका एक्सेलरेशन होगा वो भी कहां पर होगा, वो भी एंड पॉइंट पर होगा। तो उसका त्वरण भी मैक्सिमम होगा एंड पॉइंट पर। ठीक है, तो ये पेंडुलम का डायग्राम बना लेना। पेपर में पूछता है कि जब कोई पेंडुलम ऑसिलेट करता है तो उसकी गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा कहां पर होगी, तो एंड पॉइंट पर। तो भाई काइनेटिक एनर्जी सबसे मिनिमम होती है, और मिन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, इसकी मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी कहां मैक्सिमम होती है, एंड पॉइंट पर। काइनेटिक एनर्जी मिन पोजीशन पर मैक्सिमम होती है। तो ये सारी बातें जो है पूरा डायग्राम एक बार इसे पूरा चिपका लेंगे। ठीक है, एक बार ये बना लो, ये काम का है ये। देखो कुछ बच्चे हाय हेलो कर रहे हैं 11:15 की क्लास में 11:40 पे आके। F इजगल टू m में होता है ना, जहां पर बादल F मैक्सिमम वहां पर A भी मैक्सिमम। ठीक, अब आपको इसमें पेंडुलम में, अच्छा बिजी होने के कारण अटेंड नहीं कर पाते भाई, कहाँ बिजी रहते हो तुम, ऐसा तुम्हारे लिए पढ़ने से और बिजी क्या है। चलो अब हम इस पूरे मैकेनिक्स का जो पूरा सार है वो बिल्कुल अब जा रहे हैं हम बेटा अंतिम दौर में। मैकेनिक्स का बिल्कुल लास्ट चैप्टर में शुरू कर रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। पूरा मैकेनिक्स आपका इसके अंदर दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। सारे फॉर्मूले जितने हमने पढ़े थे मैकेनिक्स के, चाहे वर्क का फॉर्मूला पढ़ा हो, टॉर्क बला गुण पढ़ा हो, एंगुलर मोमेंटम पढ़ा हो, लीनियर मोमेंटम पढ़ा हो, फोर्स पढ़ा हो, एक्सेलरेशन पढ़ा हो, आपका पावर पढ़ा हो, स्पीड हो, वेलोसिटी हो, सब जितना कुछ था वो सब का सब यहाँ पर वापस आ जाएगा। तब यहाँ पे हम यूनिट और डायमेंशन पढ़ेंगे। अगर आप कोई पेपर देने जाओ तो उस एग्जाम में एक यूनिट का क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा 60-70% रहती है कि एक यूनिट पूछ ले आपसे, किसी चीज का मात्रक पूछ ले। तो एक तो हम पढ़ेंगे मात्रक। कुछ पेपर ऐसे हैं रेलवे वगैरह के, आपके बहुत सारे स्टेट के, सर राजस्थान के मैं देख रहा था पिछली बार कि इनके यहाँ पे डायमेंशन एक ही पेपर में 2 की पूछ ली थी। तो बहुत सारे पेपर में डायमेंशन
डायमेंशनल फॉर्मूला भी आता है कि डायमेंशन बताओ, पता ना डायमेंशन वो जो MLT की फॉर्म में लिखते हैं, तो डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ लेता है, यूनिट पूछ लेता है। जो SSC के पेपर हैं उनमें डायमेंशनल फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं पूछता वो, मतलब अभी तक तो ऐसा रहा है, वो इनडायरेक्टली पूछता है। इनडायरेक्टली ऐसे पूछेगा, कह देगा इन दो में से किन दो के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम हैं, इन दो में से किन के विमीय सूत्र समान होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन SSC में कई बार आए हैं। तो एक बार इसे पढ़ लो, और दूसरा देखो, डायमेंशनल फॉर्मूला कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, क्योंकि यूनिट हमें मात्रक तो पढ़ना ही है। अगर आपको किसी चीज की यूनिट पता है, किसी चीज का आपको मात्रक पता है, तो समझ जाना कि आपको ऑटोमेटिकली उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला, उसका विमीय सूत्र भी पता है। आप केवल डायमेंशन केवल तभी नहीं बता पाओगे अगर आपको यूनिट ही नहीं पता होगी। और यूनिट तो हमें पढ़नी है, चाहे किसी पेपर की तैयारी कर रहे हो, चाहे हम कांस्टेबल की कर रहे हो, चाहे हम लैब असिस्टेंट की कर रहे हो, चाहे हम सीडीएस की कर रहे हो, चाहे हम रेलवे की, चाहे PCS की, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूनिट पता होनी चाहिए, मात्रक पता होना चाहिए। और मात्रक मैंने कहा कि पता है तो डायमेंशन ऑटोमेटिकली पता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे, हम हेड डालेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन, यूनिट्स एंड डायमेंशंस देखो एंड की जगह क्या आ गया, कलर ले नहीं पाया भाई, कंप्यूटर फेल हो गया। यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और विमाएं, मात्रक और विमाएं, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, मात्रक और विमाएं। तो अब हम लिखेंगे 7 फंडामेंटल, पहले लिखेंगे हम 7 FUND फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, 7 मूलभूत, 7 मूलभूत भौतिक राशियां, 7 मूलभूत भौतिक राशियां, ठीक है। सबसे पहले समझो कि फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है, ये शायद हमने पहले भी जिक्र किया हो। भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटी वो होती हैं जिसे हम मेजर कर सकें, जिसकी ना नाप तोल कर सकें हम, कि भाई आपका घर यहाँ से कितना दूर है, तो हमने कहा जी 20 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी, इसका आपने मेजर कर लिया किलोमीटर में, 20 किलोमीटर। हाँ भाई आज क्लास कितने घंटे पढ़ना चाहोगे, सर 3 घंटे पढ़ेंगे आज, आज ही सारा खत्म करा दो, यूनिट डायमेंशन। तो 3 घंटे क्या हो गया, ये टाइम है, आपने से मेजर कर लिया, फिजिकल क्वांटिटी हो गया समय। हाँ भाई कितने आपको सर ये हमें कुछ मिठाइयाँ खरीदनी है, बांटनी है गली मोहल्ले में, कितनी जी 50 किलोग्राम, तो मास क्या हो गया, केजी में नाप लिया आपने, तो फिजिकल क्वांटिटी है। तो जिन्हें हम नाप तोल कर सकें वो हमारी फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं, जिनकी एक यूनिट हो, एक मात्रक हो, जिसके हिसाब से आप उसका आइडिया ले सको। लेकिन हर चीज को फिजिकल क्वांटिटी नहीं कह सकते। जैसे आप बोलो कि भाई आज मैं बड़ा दुखी हूं सर, कितना दुखी है, आप कहोगे जी बहुत ज्यादा, कितना ज्यादा, आप ये नहीं कहोगे जी मैं आज दुखी हूं 100 किलोग्राम, या 20 घंटे दुखी हूं, या 20 मीटर दुखी हूं, या मैं सर आज बहुत ज्यादा इमोशनल हूं, या मैं आज ज्यादा बहुत खुश हूं, मैं किससे बहुत प्रेम करता हूं, कितना जी बहुत ज्यादा, कितने सेंटीमीटर प्रेम करते हो, नहीं पता। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिससे आप हर चीज के नाप तोल नहीं कर सकते, है ना, तो वो हमारी क्या कहलाती हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहलाएंगी। तो फिजिकल क्वांटिटी जिसका हम मेजर कर सकें, जैसे बोर्ड है, इसकी लंबाई चौड़ाई नापी जा सकती है, इसका एरिया बताया जा सकता है, सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी है, जिनकी एक यूनिट, एक मात्रक आपको मिले प्रॉपर, ठीक है। अब यहाँ पे फंडामेंटल का मतलब यह है कि वो फिजिकल क्वांटिटी कि जिन्हें एक्सप्रेस करने के लिए आपको किसी और चीज की जरूरत ना हो, जो अपने आप में ही कंप्लीट हो। जैसे कि अगर मुझे स्पीड बताना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम,
मैं कहूंगा कि आपने कितने समय में कितनी दूरी तय की, तो उससे स्पीड निकली, तो स्पीड फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं बनेगी, क्योंकि स्पीड के लिए आपको डिस्टेंस और टाइम का जिक्र करना पड़ा, है ना। तो जिन चीजों को आपको एक्सप्लेन करने के लिए बाकी की जरूरत पड़े, वो फिर हमारी फंडामेंटल नहीं कहलाती वो। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं जिनकी हेल्प से आप बाकी चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो पेपर में कई बार आपको 4 ऑप्शन देके पूछ लेगा, इनमें से कौन सी जो है मूलभूत राशि है, फंडामेंटल है, बेसिक है, और कौन सी फंडामेंटल नहीं है। तो 7 फंडामेंटल में हम लिखने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहले लिखेंगे हम, सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी है हमारे पास लेंथ, लंबाई। एक है हमारे पास मास, द्रव्यमान। एक होता है टाइम, समय। जब आप ये बता रहे हो आज क्लास 3 घंटे चलेगी, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किलोग्राम का यूज करने की, दूरी का यूज करने का, सारी बिल्कुल अपने आप में इंडिपेंडेंट है ये। लेंथ, मास, टाइम। एक लिखेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा। एक लिखेंगे हम टेम्परेचर, तापमान। एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना आपने पदार्थ की मात्रा, तभी नहीं कि हम नहीं नापते थे कि भाई हमारे पास में कोई गैस है, 1 मोल गैस है, पदार्थ की मात्रा को मोल में नापते हैं। अभी जब मैं यूनिट लिखवाऊंगा इनकी तो बताऊंगा कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, पदार्थ की जो मात्रा है, ये इसे मोल में नापते हैं, है ना। और आपने पढ़ा हो केमिस्ट्री में कि 1 मोल का मतलब ये है कि अगर आपके पास में किसी गैस के 6.023 गुणा 10 की पावर 23 मोलिक्यूल हो, अणु हो, या उस गैस के इतने एटम, परमाणु हो, तो हम कहेंगे हमारे पास 1 मोल गैस है। ये पढ़ा केमिस्ट्री में आपने। तो 1 मोल गैस में अणुओं की या परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 6.023 गुणा 10 की पावर 23। इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर, अवोगाद्रो संख्या भी कहा जाता है। तो नॉर्मली केमिस्ट्री में यूज होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, हमें कोई इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये फंडामेंटल क्वांटिटी में, इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूं। सातवां लिखेंगे लुमिनियस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। ये भी थोड़ा बीएससी वगैरह में ज्यादा जरूरत पड़ती है इसकी। आप अभी के लिए समझो कि भाई जैसे मैंने एक बल्ब जला रखा है, उससे कुछ इंटेंसिटी है, कुछ चमक है, 4 बल्ब जला देंगे तो और ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, ज्यादा चमक हो जाएगी, है ना। चमकदार तीव्रता भी कहते हैं इसे, ज्योति तीव्रता भी कहते हैं, या प्रदीपन तीव्रता भी। तो लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। तो हमारे पास में ये 7 फंडामेंटल है: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। तो पेपर में क्या कह देगा, इनमें से बताओ कौन सी फंडामेंटल नहीं है। तो लिख देगा पेपर में करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एक लिख देगा एरिया। तो एरिया नहीं है, एरिया लिखा हमने साथ में, यहाँ पे नहीं। तो एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। एरिया को एक्सप्लेन करने के लिए लंबाई और चौड़ाई का यूज कर रहे हैं हम। तो ऐसे पेपर में लिख देगा कि इनमें से कौन सी है। तो ऐसे लिख देगा कि डेंसिटी, वॉल्यूम, फोर्स। एक लिख देगा टाइम। तो टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो जो 7 यहाँ पे हमने लिखी है, इन 7 में से कोई सी भी आ जाएगी तो हमारी मूलभूत राशि कहलाएगी। इन 7 के अलावा कुछ भी आएगी तो मूलभूत राशि में वो नहीं आएगी। ठीक है। अब यहां देखेंगे, यहां पे मैं लिखूंगा फिजिकल क्वांटिटी, इस तरफ लिखेंगे उसकी यूनिट, और एक तरफ लिखेंगे हम उसकी डायमेंशन। ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे हम फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। यहां पे लिखेंगे हम उसकी यूनिट, यहां लिखेंगे उसके हम डायमेंशन। शुरू के 5-7 मिनट काम के हैं। जैसे बच्चे ने शुरू के 5-7 मिनट समझ लिए, उसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है। तो शुरू में बहुत ध्यान देना।
तो पहले हम साथ लिख लेते हैं, फंडामेंटल वाली ही। एक हमने पढ़ा था लेंथ, हिंदी में नाम पीछे लिख दिया मैंने, नहीं कि तो समझ जाना। लेंथ, एक था मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, एक क्या था, टेम्परेचर, एक था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एक था लुमिनियस इंटेंसिटी। ठीक है, अब देखो इनकी हम यूनिट की बात करते हैं, मात्रक की। और यहाँ पे हम सबकी ऐसा यूनिट लिखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में जो यूज होती है वो। तो लेंथ की यूनिट आपको पता क्या होती है, मीटर। सिंबल क्या होगा इसका, स्मॉल एम। मास किसमें नापते हैं, किलोग्राम में। इसका सिंबल होता है स्मॉल के जी। ठीक। टाइम को नापते हैं हम सेकंड में, सिंबल होता है इसका स्मॉल एस। जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब पढ़ा रहे होते हैं ना बच्चों को, कई बार हम सेकंड की जगह एस ई सी भी लिख देते हैं, पर सेकंड का सिंबल होता है स्मॉल एस, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई लिखना तो है नहीं, पेपर में टिक लगाना है। तो कई बार हम खाली एस ई सी से लिख देते हैं, कई बार खाली एस से कंफ्यूजन ना हो कि क्या लिखा है, एस ई सी, यानी कि बच्चा समझ जाए सेकंड है। हालांकि उसकी जो यूनिट सिंबल बनेगा वो स्मॉल एस होता है। इलेक्ट्रिक करंट को हम नापते हैं एम्पियर में, सिंबल होता है उसका कैपिटल ए। टेम्परेचर को नापते हैं हम केल्विन में, सिंबल होता है उसका कैपिटल के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को नापते हैं मोल में, सिंबल होता है उसका एम ओ एल। और लुमिनस इंटेंसिटी को नापा जाता है कैंडिला, सिंबल होता है उसका सी डी। तो ये एक तो आपको सबसे पहले इन सबकी यूनिट पता होनी चाहिए। ये आई होप कि आपको पहले से सबकी पता होंगी, यूनिट तो सबको पता ही है कि टाइम को सेकंड में नाप रहे हैं, पदार्थ की मात्रा को मोल में नाप रहे हैं, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट केल्विन है, डिग्री सेल्सियस नहीं है, ये ध्यान रखना है ऐसे। अब आते हैं डायमेंशन। अब देखो जब भी हम डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे, या 5-7 चीजें मैं बताऊंगा, इन्हें याद कर लो, सबके डायमेंशन आ जाएंगी। अब जैसे पेपर में आपसे कहे कि भाई मुझे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका सूत्र बताओ, हम कहेंगे जी हम नहीं बताएंगे। वो कहेगा नंबर नहीं मिलेंगे, वरना नंबर भी लेंगे हम। पर आपने डायमेंशनल फॉर्मूला कहा, हम अपने मन में यह रखेंगे कि जब भी डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे से पूछेगा, हम डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं बताएंगे, हम उसकी यूनिट बताएंगे। आप उसकी यूनिट लिख लो। तो आपसे पूछा गया डायमेंशनल फॉर्मूला, लेकिन हम क्या लिखेंगे, पहले उसकी यूनिट, उसका मात्रक। अब उस यूनिट जैसे निकल के आई, जैसे स्पीड की आ गई मीटर पर सेकंड, है ना, एक्सेलरेशन की आ गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मोमेंटम की आ गई किलोग्राम मीटर पर सेकंड। पूछा हमारे से डायमेंशन रहा है, पर हम उसकी यूनिट लिख देंगे। अब क्या करेंगे हम, अब उस यूनिट में जहां पर भी आपको मीटर दिखे, तो उस मीटर की जगह आपको ये बड़े ब्रैकेट में एल चिपका देना है। भाई मान लो मेरे से किसी ने कहा कि भाई लेंथ की डायमेंशन बताओ, हमने कहा नहीं बता रहे, हम तो यूनिट बताएंगे मीटर। अब जहां पे मीटर था बस उसकी जगह एल चिपकाना है। अब पूरी यूनिट में लंबी चौड़ी यूनिट है, जहां पर भी आपको किलोग्राम दिखे उसकी जगह एम चिपकाना, ये तरीका होता है लिखने का ब्रैकेट में। सेकंड जहां पर दिखे उसकी जगह के बाद आप टी चिपका देंगे, जहां पर आपको एम्पियर दिखे उसकी जगह ए चिपका देंगे, और जहां पर आपको केल्विन दिखे उसकी जगह के चिपका देंगे, या कई बार थीटा का भी यूज किया जाता है केल्विन के लिए। जहां मोल दिखेगा वहां मोल चिपका देंगे, और जहां कैंडिला दिखेगा वहां पे सी डी चिपका देंगे। बस हमारा काम हो गया। ये बात याद रख लोगे कि जब भी हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो हम पहले यूनिट मात्रक लिख लेंगे, उस मात्रक में जहां पर भी मीटर है तो मीटर की जगह एल आएगा। एम मत लिख देना कहीं, मीटर की जगह एम लिख दो बेटा। किलोग्राम की जगह एम आता है, क्योंकि एम जो है ना वो मास के लिए है, इसलिए एम है। एल जो आएगा वो आएगा, मीटर की जगह एल चिपकाना है, मीटर की जगह हम एल चिपका देंगे। 1 सेकेंड। तो मीटर की जगह मैंने कहा कि एल चिपकाना है, किलोग्राम की जगह एम चिपकाना है, सेकंड की जगह टी चिपकाना है, एम्पेयर की जगह ए चिपकाना है, केल्विन की जगह के, मोल की जगह मोल, और कैंडेला की जगह सी डी। ये हमें चीजें चिपकानी है, ये आपको ध्यान रखना है ना। बस अब आप सारे के सारे लिखने के लिए दोबारा से याद करते हैं। एम्पियर दिखेगा तो ए लिख देंगे,
केल्विन दिखेगा तो के या थीटा लिखेंगे, मोल की जगह मोल, सीडी की जगह सीडी, बस सेकंड की जगह टी आएगा, मीटर की जगह एल और किलोग्राम की जगह एम। बस गलती हमारे से कई बार क्या होते हैं, हम मीटर की जगह एम लिख देते हैं, मीटर की जगह एल आएगा और किलोग्राम की जगह एम आएगा। बस अब देखो, अब सारे के सारे आप लिखने के लायक हो चुके हो। अब उसे हम अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने वाले हैं क्लास के अंदर। क्या लिखेंगे हम, डिस्टेंस दूरी, एक लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, एक लिखेंगे हम स्पीड, फिर एक डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे हम वेलोसिटी। अभी सिंपल सिंपल से शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे लेवल उठेगा, बहुत पीक तक जाएगा। वेलोसिटी, एक लिखेंगे हम एक्सेलरेशन त्वरण का, एक लिखेंगे हम लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग। अब सब बच्चे अपनी कॉपी में, जो बच्चे टाइप नहीं कर पा रहे हैं तो वो अपनी कॉपी लो और पेन लो, उस कॉपी में सारी डायमेंशन लिखो, सबकी डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए मुझे सबका। और फिर जब मैं आंसर बताऊंगा तो उससे चेक करना कि कितने आपके ठीक हुए। तो हमने शुरू के 6 लिखे हैं, फिर आप बताओगे अपना नंबर कि सर मेरे इतने ठीक हुए। जो टाइप कर पा रहा है तो कर देना। अच्छा, हमारे से पूछा डायमेंशनल फॉर्मूला, लेकिन हमने तो कसम खा रखी है, कसम खाई थी ना हमने कि हम डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं बताएंगे, हम तो यूनिट बताएंगे। तो पहले यूनिट लिख लो। फिर डिस्टेंस जो है दूरी, आप सभी को पता है कि जो दूरी है इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर, सिंबल एम। डिस्प्लेसमेंट को भी किसमें नापते हैं, मीटर में। स्पीड को नापते हैं मीटर पर सेकंड में। वेलोसिटी की यूनिट भी क्या होती है, मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और लीनियर मोमेंटम की होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। याद आ रहा है? अगर भूल गए हो ना तो लीनियर मोमेंटम की फॉर्मूले से निकाल लो, P इक्वल टू mv से। लीनियर मोमेंटम क्या था, मास इंटू वेलोसिटी। मास नापते हैं किलोग्राम में, वेलोसिटी नापते हैं मीटर पर सेकंड में। अब जैसे हमने क्या किया, डायमेंशन पूछी थी, हमने अपनी कसम के अनुसार जो हमने खाई थी ना, ऐसे विद्या माता की कसम, एक सेकंड को ना, एक सेकंड को, अब देखो, अब यहां पर हमने क्या किया, अब हमें लिखनी है डायमेंशन। तो जहां मीटर दिखेगा मैंने कहा था वहां एल चिपका देंगे, तो इसकी डायमेंशन बन जाएगी एल। डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन में क्या बन जाएगी, एल। स्पीड थी मीटर पर सेकंड, तो मीटर की जगह एल, सेकंड की जगह टी, तो ये बन जाएगा एल टी की पावर -1। यहां भी क्या बन जाएगा, एल बाई टी, यानी कि एल टी की पावर -1। ये एल टी स्क्वायर यानी कि टी का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, एल टी की पावर -2। किलोग्राम की जगह एम, मीटर की, देखो किलोग्राम की जगह एम, मीटर की जगह एल, सेकंड की जगह टी, तो क्या बन गया, एम एल टी की पावर -1। और मैंने आपको बीच में टाइम दिया है प्रॉपर, ताकि आप मेरे से पहले लिख सको। तो कितनी सही हुई है आपकी भाई? हमने अपने वादे के अनुसार काम किया है ना, कि जहां मीटर है वहां पे एल चिपका देंगे, सेकंड की जगह टी चिपकाएंगे, सेकंड पे स्क्वायर है तो टी का भी स्क्वायर कर दिया हमने यहाँ पे, तो एल टी की पावर -2 बन गया। या किलोग्राम की जगह एम, मीटर की जगह एल, सेकंड की जगह टी, तो टी ऊपर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो एल एम एल टी की पावर -1। ये एल टी की पावर -1, एल टी की पावर -1, ये एल एल आया इनका। अच्छा, कई बार पेपर में काम करता है, जब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखता है ना, तो नॉर्मली हम एम एल टी तीनों की फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन अगर आप डिस्टेंस में देखो तो खाली एल ही है, यहाँ पे एम और टी तो है ही नहीं, तो जो नहीं है उनकी पावर 0 कर दो। एम नहीं है तो एम की पावर 0, एल तो है इसकी मत कर देना। अब टी नहीं है, टी की पावर 0 कर दो, क्योंकि जिसकी पावर होती है 0 उसका मतलब होता है 1। सूरज 4 ही ठीक हुए, शुरुआत में 4 ठीक हुए इनमें 6 में से। अच्छा, खतरनाक काम कर दिया तुमने। अरे ये तो 6 में से 7 सही ठीक होने चाहिए शुरू में। अब यहां पर भी देखो, यहाँ पे एम और टी नहीं है, एम 0 एल टी की पावर 0। यहां पर हमारे पास एम नहीं है, तो आप इसे लिख सकते हो ऐसे, एम 0 एल और टी तो है, जो है उन्हें झुका तो वैसे लिखेंगे, जो नहीं है उसके ऊपर 0 लगाएंगे। ऐसे यहां पर भी एम 0 एल टी की पावर -1, इसे कर दो। एम नहीं है तो एम के ऊपर 0, बाकी झुका तो लिख दो।
यहाँ पे तो तीनों ही के तीनों हैं, यहाँ कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, यहाँ से आपने एक बात और देखी कि जिन दो की यूनिट सेम आएगी, जिन दो के मात्रक समान आएंगे, उन दोनों की डायमेंशन भी सेम आएगी। भाई यूनिट से तो हम डायमेंशन पे जा रहे हैं। तो यानी कि अगर जिन दो के मात्रक सेम हो, स्पीड और वेलोसिटी दोनों की यूनिट सेम है, तो इनके डायमेंशनल फॉर्मूले भी सेम है। देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की यूनिट सेम है, तो इनके डायमेंशनल फॉर्मूले भी सेम है। एल एल इनके क्या है, एल टी की पावर -1, एल टी की पावर -1। ये अलग है तो एल टी की पावर -2 आ गया, इसका एम एल टी की पावर -1 आ गया, है ना। सारे ठीक हुए हैं। बादल के मनोज कह रहा एक ठीक हुआ है। अच्छा, कौन सा मनोज है जिसका एक ही ठीक हुआ है? गुड्डू के 5 हुए हैं, एमओ के 6 हुए हैं। अब थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे। अब आगे बढ़ते हैं। पहले एक छोटी सी मैं एक सबसे पहले मैं एक खुद समझाऊंगा आपको, फिर बाकी आप लिखेंगे, ठीक है। तो कितने हो गए थे यहाँ पे हमारे पास? 6। अब आते हैं 7 नंबर पे। एक सबसे पहले हम लिखेंगे फोर्सेस का, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला हम डायरेक्ट याद भी कर लेंगे, जैसे हमने बाकी का याद किया ना, क्योंकि इतनी बार यूज होगा फोर्स का डायरेक्ट। आप बार बार निकालने बैठोगे तो टाइम खराब होगा, है ना। अब जैसे आपने याद कर रखा कि सेकंड की जगह टी चिपकाएंगे, मीटर की जगह ये फलाना चिपकाएंगे, किलोग्राम की जगह ये चिपकाएंगे, तो ऐसे आप फोर्स वाला भी डायरेक्ट याद रखेंगे। पहले हम देखते हैं फोर्स की हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। आप कहोगे सर हम अपने कसम के हिसाब से चलेंगे। आपने कसम क्या दिया हमें कि हम डायमेंशन डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे यूनिट। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, और सिंबल होता है इसका कैपिटल एन। आप कहोगे जी मामला गड़बड़ हो गया, आपने जो मैं शुरू में बताए थे 7, इनके अनुसार तो आपने कहा था कि जहां एम्पियर दिखे तो ए है, सेकंड है तो टी, किलोग्राम है तो एम, सेकंड की जगह एल चिपकाओ, इसकी जगह ए चिपकाओ, ए चिपकाओ। इन 7 में कहीं फोर्स तो न्यूटन तो है ही नहीं, तो न्यूटन की जगह क्या चिपकाए? अगर कभी ऐसा हो कि आप डायमेंशन लिखने बैठे और आपने पहले लिखी यूनिट, और यूनिट एक साइंटिस्ट का नाम आ जाए, तो फिर आप उसका मतलब देखो कि भाई फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, तो एक न्यूटन का मतलब क्या है? किलोग्राम मीटर वाली फॉर्म में। तो आपको याद करो, हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था फोर्स का, एफ इजकल टू एम में। तो फोर्स को हम किस में नापते हैं? न्यूटन में। अगर मास किस में नापा जाए? किलोग्राम में। और एक्सेलरेशन नापा जाए मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। यानी यहां से मुझे क्या पता चल गया कि 1 न्यूटन किसके बराबर है? 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। अब डायमेंशन निकलना तो बच्चों का काम है, कि मुझे पता चल गया कि भैया 1 न्यूटन जो है उसे मैं लिख सकता हूं 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं, अगर साइंटिस्ट का नाम आ जाए तो फिर हम फॉर्मूले की हेल्प से उसका मतलब निकाल लेंगे। अब तो कुछ है ही नहीं भाई, किलोग्राम की जगह हर बच्चा को पता है कि क्या चिपकाना है, एम चिपकाना है। मीटर की जगह एल चिपकाना है। सेकंड की जगह टी, सेकंड का स्क्वायर है तो टी का स्क्वायर कर दो, एम एल टी की पावर -2 बन गया। तो अब आज के बाद जैसे हमें जहां पे भी फॉर्मूले में, हमें जहां पर भी फॉर्मूले में हमें न्यूटन दिखेगा, तो हम अपने मेमोरी में एक डायरेक्ट याद कर लेते हैं, न्यूटन है तो एम एल टी की पावर -2, एम एल टी की पावर, एम एल टी की पावर -2, एम एल टी की, एम एल टी की पावर -2, एम एल टी की पावर -2। हो गया, आत्मसात हो गया अंदर, बस। अब बाकी आप करेंगे फटाफट। अब इसमें आपको बताना है अगला एक, बताएंगे आप इम्पल्स आवेग का। एक है क्लास में आप लिखेंगे वर्क, कार्य का। एक लिखेंगे आप यहां पर एनर्जी, ऊर्जा का। एक लिखेंगे आप टॉर्क का, बल आघूर्ण। यहां तक के लिखो एक बार, तब बताएंगे क्या क्या है।
इतना समय काफी था, है ना, कोई ज्यादा बड़े है नहीं। वैसे फिजिक्स का बीपीएससी टीचर का, टीजीटी का, तो बीपीएससी का अगर आप देख लेना, जो टीजीटी में जो टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं उसमें, तो जो जो मैंने कराए हैं एक बार पहले उन्हें कर लेना आप। तो अगर कोई टॉपिक ऐसा हो जो हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया तो बता देना। सबसे पहले पंकज आप देखो, जैसे मैंने बच्चों को भी थोड़ी देर पहले बताया था, सबसे पहले काम करो, जैसे आप अपना ना बीपीएससी का जो भी टीचर, टीजीटी का बैच है नहीं वैसे, पर टीजीटी में कोई बहुत ज्यादा इतना फर्क आता नहीं है। तो आप यूपी वाला टीजीटी तो हो जाता, बिहार वाले का मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है। आप एक काम करना, सबसे पहले आप कोई भी चैप्टर एक पहले देखना बीपीएससी के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं। फिर वहां से आपने से मान लो देखा कि भाई वहां पे से मान लो कि है वर्क पावर एनर्जी है, या मान लो कि ग्रेविटेशन है, या काइनामेटिक्स जो भी है, आपने देखा कि उस सिलेबस में है, फिर मेरी क्लास से देखना। और जब उसे देख रहे हो क्लास को, पहले ये पता करो आप कि जब मैं आपको बता रहा हूँ चीजें, कि आपको उतना आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहले तो आप उतना लेवल बनाओ अपना पूरे टॉपिक पढ़ के, और फिर आपके अगर जो प्रीवियस ईयर हो रखे हो, फिर उन प्रीवियस ईयर को देखो कि आप कितना बना पा रहे हो। तो उससे फिर आपको आइडिया होगा कि हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है ना। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो बेटा इम्पल्स है, आवेग। इम्पल्स का मैंने आपको बताया था, इसकी यूनिट होती है न्यूटन सेकंड। इम्पल्स का मात्रक होता है न्यूटन सेकंड के बराबर, है ना। तो अब हमें पता है, सिंबल में अगर लिखे हम तो लिखते हैं हम एन एस। तो न्यूटन के लिए मैंने कहा था कि डायरेक्ट याद रख लो, अभी हमने रटा था, एम एल टी की पावर -2 होता है, और सेकंड का होता है टी। तो सोल्व करेंगे तो बन जाएगा एम एल टी की पावर -1 बन गया। अब मुझे एक बताओ, जो इम्पल्स की मैंने डायमेंशन लिखी है, ये डायमेंशन किसके साथ मैच कर रही है? आपके एसएससी के पेपर में भी आ रखी है। ये इम्पल्स का डायरेक्ट नहीं पूछता आपसे, वो हमारे से कहता है कि इम्पल्स जो है, आवेग जो है, इसकी डायमेंशन किससे मैच कर रही है? एमएलटी की पावर -1। ये देखो लीनियर मोमेंटम के डायमेंशन से मैच कर रही है, एमएलटी की पावर -1। यानी कि इम्पल्स जो है, आवेग जो है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लीनियर मोमेंटम रेखीय संवेग के डायमेंशनल फॉर्मूले का सेम आएगा। ये आई समझ रहे हैं, इम्पल्स आवेग के लिए, और ये आपको पता है लीनियर मोमेंटम के लिए है। तो एसएससी वाले बच्चे जो है वो ऐसे क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करेंगे कि इन दो के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम आते हैं। अच्छा, वर्क को हम नापते हैं जूल में। अब जूल तो साइंटिस्ट का नाम आ गया, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी साइंटिस्ट का नाम आ जाए तो अब इस एक जूल का मतलब देखो क्या है। तो हमने वर्क का फॉर्मूला पढ़ा था, एफ एस कोस थीटा। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि एक जूल किसके बराबर होगा? फोर्स को नापते हैं बेटा न्यूटन में, और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन को नापते हैं मीटर में। यानी कि एक जूल हो गया न्यूटन मीटर के बराबर। अब देखो न्यूटन का हमने रट रखा है ना, कितना फायदा हो रहा है हमें कि न्यूटन हमें बार बार जरूरत पड़ेगी। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो जूल, एक जूल होता है न्यूटन मीटर के बराबर। तो न्यूटन के लिए लिख दो एम एल टी की पावर -2, और मीटर के लिए लिख दो एल। तो कितना बन गया ये? एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। ये भी बहुत आता है पेपर में। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने आपको कहा कि फोर्स का आपने डायरेक्ट याद किया था, एम एल टी की पावर -2 फोर्स का आपने डायरेक्ट याद किया, ऐसे आपको जहां पर भी जूल दिखे तो इसका भी डायरेक्ट याद कर लेना, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। फोर्स में फोर्स का होता है न्यूटन, न्यूटन की जगह एम एल टी की पावर -2। वर्क होता है जूल, जूल के लिए एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। तो न्यूटन एम एल टी की पावर -2, जूल एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। ये क्योंकि डायरेक्ट भी मिल सकता है और बहुत जगह डायरेक्ट हम यूज भी करेंगे। अब देखो, जो एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट भी क्या होती है? जूल। तो हमें पता है कि जहां जूल दिखे उसकी जगह डायरेक्ट चिपका दो, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। यानी कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क का है वही एनर्जी का भी है, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम है, जूल जूल। ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे देखना टॉर्क। टॉर्क को बेटा हम किस में नापते हैं? टॉर्क मैंने आपको बताया था आर एफ साइन थीटा, तो न्यूटन मीटर में। तो टॉर्क की जो यूनिट बनती है वो बनती है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, ठीक, न्यूटन मीटर। तो आपको पता कि एक जूल तो न्यूटन मीटर के बराबर होता है, तो जो जूल की यूनिट आई वही न्यूटन मीटर की भी आएगी। तो इसकी भी क्या आएगी? एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। एक ये भी पेपर में आ रखा है कई बार कि इनमें से किन के डायमेंशन सेम है। तो वर्क और टॉर्क दोनों के डायमेंशन सेम है। या आप बोलो कि वर्क, एनर्जी, टॉर्क तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। भाई वर्क किसमें नापते हैं? जूल में।
एनर्जी किस में नापते हैं? जूल में। टॉर्क नापते हैं न्यूटन मीटर में, पर न्यूटन मीटर भी किसके बराबर होता है? जूल के ही बराबर होता है। तो वर्क, एनर्जी, टॉर्क, इन तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके लिए भाई गायत्री आप क्या करो, कॉल सेंटर पे कॉल करो। आप एप्लीकेशन ओपन करोगे ना तो होम पेज पे जहां पर ये आ रहा होता है ना कौन सा नया बैच किस टीचर का आ रहा है, ऊपर एक नंबर लिखा है, आप उस नंबर पे कॉल करो, वो आपको सटीक जानकारी देंगे, है ना। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि जो मैं क्लास लेता हूँ मेरे घर पे स्टूडियो लगा हुआ है, वहां से लेता हूँ मैं। तो कौन टीचर पढ़ा रहा है आपके बैच में, किसकी क्लास किस दिन होती है, मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है ना, तो वो आपको ज्यादा अच्छी जानकारी देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। कितने हो गए बेटा हमारे यहाँ पे? 11। टॉर्क हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पे हम मैकेनिकल पावर, यांत्रिक शक्ति। इसके बाद हम एक लिखेंगे एरिया, क्षेत्रफल। एक लिखेंगे वॉल्यूम, आयतन। एक लिखेंगे हम डेंसिटी, घनत्व। और एक लिखेंगे हम प्रेशर, दाब। इन सब के लिखो मेरे बताने से पहले, या तो अपनी कॉपी पे लिख लो, अगर आप टाइप नहीं कर पा रहे हो फिर मैच कर लेना कितनी ठीक हो रही है आपकी। तरीका वही है, डायमेंशनल फॉर्मूला भले ही पूछ रहा हूं, पहले हम लिखेंगे यूनिट। इस बात को भूलना नहीं है, अगर आप डायरेक्ट डायमेंशन सोचने लग जाओगे ना तो डायरेक्ट नहीं लिखी जाएंगी। हो सकता है कि अगर अचानक से तुम मुझे किसी की पूछ लो मेरे से, तो मैं भी सीधे उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला ना बता पाऊं, पर मैं यूनिट लिखूंगा पहले, फिर डायमेंशन निकाल लूंगा मैं 5-7 सेकंड के अंदर ही किसी की भी। तो आपको भी वही करना है, पहले यूनिट पे जाएंगे फिर डायमेंशन पे। अच्छा, मैकेनिकल पावर जो है इसे हम किस में नापते हैं? वाट में। सिंबल होता है डब्लू। तो वाट तो साइंटिस्ट का नाम है, इसके बारे में मैं नहीं पता, लेकिन पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। तो यहां से हमें पता चल गया कि 1 वाट किसके बराबर होगा? वर्क को नापते हैं जूल में, टाइम को नापते हैं सेकंड में। तो मुझे 1 वाट का मतलब पता चल गया कि 1 वाट होता है 1 जूल बटे सेकंड के बराबर। तब तो कुछ बचा ही नहीं। तो 1 वाट होता है जूल बटे सेकंड, तो जूल क्या होता है? ml² टी की पावर -2। सेकंड के लिए क्या होता है? टी। तो टी ऊपर जाके हो जाएगा माइनस का, तो बन जाएगा ml² टी की पावर -3। देखो ये पावर ऊपर जाएगा माइनस की होगी, तो माइनस की 2 पहले से ही है, एक और आ गई, माइनस की 3 बन जाएंगी। तो ये भी, इसका भी पूछता है पावर का, ml² टी की पावर -3। एक हम लिखेंगे एरिया का। एरिया को नापते हैं मीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम को नापा जाता है मीटर क्यूब में, डेंसिटी होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल। अब इनके लिख लो। तो मीटर स्क्वायर से क्या आ जाएगा? L²। मीटर क्यूब से क्या आ जाएगा? L³। किलोग्राम के लिए M, मीटर क्यूब के लिए L³, तो M L की पावर -3। पास्कल का सिंबल होता है PA, तो पास्कल भी साइंटिस्ट का नाम है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो 1 पास्कल किसके बराबर आ जाएगा? यहां से फोर्स को नापते हैं न्यूटन में, एरिया को नापते हैं मीटर स्क्वायर में। तो 1 पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर, तो यहां से निकाल लो। तो न्यूटन का हमने डायरेक्ट याद किया था, ml टी की पावर -2। मीटर के लिए L, तो मीटर स्क्वायर के लिए L², एक L से कट जाएगा, ऊपर जाके बनेगा माइनस। तो ml की पावर -1 टी की पावर -2, है ना। तो ये हमारे पास में कुछ चीजें हैं। तो इन सबको एक बार आप कर लो। समझ पा रहे हैं सब बच्चे? कितने बच्चे ये डायमेंशन वाले गेम को समझ पा रहे हैं? हमने कुछ आपको स्पेशल नहीं बताया, बस 2-3 बातें याद करने के लिए बोली कि मीटर की जगह L लिखेंगे, किलोग्राम की जगह M, सेकंड की जगह T। तो आपको फॉर्मूले से यूनिट निकालनी है, पहले यूनिट पता होनी चाहिए। यूनिट में जहां भी मीटर दिखेगा वहां पे वो क्या लिखेंगे? किलोग्राम है तो क्या, सेकंड है तो क्या। साइंटिस्ट का नाम आ गया तो फिर आपको उसका मतलब फॉर्मूले की हेल्प से निकालना पड़ेगा। जैसे हमें न्यूटन चाहिए था तो हमने F=m में से हमने क्या किया था कि 1 न्यूटन चेक कर लिया था कि किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है। तो आगे के लिए हमने क्या किया, जहां भी न्यूटन दिखेगा हम सीधे ही ये यूज कर लेंगे। जैसे इंपल्स में न्यूटन सेकंड है, डायरेक्ट यूज कर लिया। फिर हमारे पास आया वर्क की यूनिट होती है जूल, तो जूल का मतलब क्या होता है? न्यूटन मीटर। तो न्यूटन हमने पहले से
याद किया हुआ था तो हमने डायरेक्ट यूज कर लिया। अब हमने क्या किया, जूल भी बहुत रिपीट होता है तो जूल का भी हमने डायरेक्ट याद कर लिया। एनर्जी के लिए होता है जूल, और जूल का हमने याद कर रखा है ml² टी की पावर -2। ऐसी बल आघूर्ण क्या होता है, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर भी होता है जूल के बराबर, तो उसका भी हमने डायरेक्ट लिख लिया। फिर हमने क्या देखा कि मैकेनिकल पावर होता है वाट, तो वाट क्या होता है, 1 वाट होता है जूल पर सेकंड के बराबर, जूल का हमने डायरेक्ट याद कर ही रखा है तो उसका निकल के आ गया। एरिया मीटर स्क्वायर में है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में है, डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में है, तो ऐसे ऐसे करके हमने निकाल लिया। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब एक लिखेंगे हम, पहले में जो जो हमने डिस्कस कर रखे हैं उन सब पे आते हैं। एक हम अब लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, एक एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, एक प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक नियतांक। देखो बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मैंने आपको यूनिट लिखवाई थी, इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब देखो किसी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो, जैसे अगर आप लिखोगे सॉलिड स्फीयर का, ठोस गोले का, तो हमने पढ़ा था 2/5 mr², तो 2/5 तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू से हटा दो, mr², तो m से किलोग्राम आ गया, r था रेडियस, तो वहां से r² यानी कि मीटर का स्क्वायर, तो इसकी यूनिट बनेगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर में लिख रखी थी। एंगुलर मोमेंटम का मैंने आपको यूनिट बताई थी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, है ना। जैसे हमने लिखा था कि एक पार्टिकल जो है अगर वो v वेलोसिटी से एक सर्कल में घूम रहा हो पार्टिकल, तो उस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था mvr, तो m के लिए किलोग्राम आ गया, v के लिए मीटर पर सेकंड आ गया, और r के लिए फिर से मीटर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड बन जाएगा। यूनिट मैंने आपको डायरेक्ट लिखवा रखी है। प्लांक कांस्टेंट को बेटा हम h से लिखते हैं, इसकी वैल्यू होती है 6.6 गुणा 10 की पावर -34 जूल सेकंड, है ना। अब इनके बात हैं, ये बीच में प्लांक कांस्टेंट का मैंने क्यों लिखवाया, अभी आपको इसका पता चल जाएगा। एक तो डायरेक्ट वैल्यू भी पूछ लेता है ना कि कई बार वो, तो किलोग्राम के लिए होता है m, मीटर के लिए होता है l, तो वो बन जाएगा ml²। किलोग्राम के लिए m, मीटर के लिए l², सेकंड के लिए t, तो क्या बन गया ये ml² t की पावर -1। अब देखो प्लांक कांस्टेंट की यूनिट क्या है, जूल सेकंड, तो जूल हमने डायरेक्ट याद किया था ml² t की पावर -2। जब वर्क का याद किया था ना, जूल में होता है सेकंड के लिए t, तो क्या बन गया ये ml² t की पावर -1। हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग का है, वही डायमेंशनल फॉर्मूला प्लांक कांस्टेंट का भी है, तो ये दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला है बिल्कुल सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीजीएल में भी आ रखा है ये। तो एंगुलर मोमेंटम और प्लांक कांस्टेंट, इन दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला, इन दोनों के विम्य सूत्र समान होते हैं, कई पेपर में आ चुका है ये, याद रखना, कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक के। बाकी मैं कल एक क्लास हम पूरी लेंगे इसके ऊपर, 1.25 घंटे के आसपास की, उसके अंदर भी हम बहुत सारी डायमेंशन लिखेंगे जो बची हुई हैं, और कुछ हम पीडीएफ से क्वेश्चन भी करेंगे। तो अभी इसमें हम, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आज आप जितनी मैंने आपको बताया, जो तरीके बताए हैं, तो आप खुद से लिख लिख के कोशिश करना है कि क्या आप डायमेंशन निकाल पाएंगे कि नहीं, किन किन की सेम है वो स्पेशली हमें ध्यान रखनी है। जैसे कि वर्क की टॉर्क की मैच करती है, बहुत आता है, में मोमेंटम और इंपल्स के डायमेंशनल फॉर्मूला मैच करता है, और एंगुलर मोमेंटम और प्लांक कांस्टेंट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब में, ठीक है। तो बाकी हम कल मिलेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल आपको हम पीडीएफ से क्वेश्चन भी करा देंगे इसमें, ठीक। तो तब तक अपना रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो। बाकी तो शायद परसों छुट्टी रहेगी, क्योंकि 26 जैन है, आपको पता ही है कि नेशनल हॉलीडे होता है रिपब्लिक डे पे, तो शायद फिर ऑनलाइन की भी रहे। तो कल मिलते हैं, फिर कल खत्म करते हैं इसे। बाय, थैंक यू।